राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं हिंदी साहित्य आपको पढ़ा रही हूँ, जो यूजीसी नेट और सेट दोनों की परीक्षाओं के लिए आपके उपयोगी रहेगा, क्योंकि दोनों परीक्षाओं का सिलेबस समान है। क्योंकि सेट का जो सिलेबस है अलग से आयोग ने नहीं दिया है, तो जो यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा वही सेट का भी सिलेबस रहेगा। और मैंने खुद प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किए, तो उसी रणनीति के साथ मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ और मैं वो चीजें आपको बता रही हूँ जहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। पूरा हिंदी साहित्य मेरे द्वारा यूट्यूब पे पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको हिंदी साहित्य 50% मेरे तरफ से पढ़ा, 50 का लगभग 60% में आपको पढ़ा दूंगी, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। रहा 40%, तो 40% की तैयारी आपको खुद से ही करनी होगी। और मैंने आपके पूरी रणनीति की वीडियो डाल रखी है चैनल पे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस यूनिट से कितने प्रश्न बनेंगे, तो जाकर देखें ताकि आपको पता चले कि सेट के विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में क्या आएगा। क्योंकि सेट को लेकर मध्य प्रदेश में कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नेट का तो पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं एमपी सेट की भी तैयारी आप लोगों को कराऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हम आज हिंदी साहित्य में हिंदी के जो उपन्यास है ये यूनिट 6 में आपके लगे हुए हैं। यहाँ पे यूनिट 8 रह गया, यूनिट 6 है आपकी, जिसमें हिंदी के उपन्यास आज मैं आपको जितने भी उपन्यास लगे हैं वो उपन्यास के पात्र और उपन्यास में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने हैं वो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ। तो आपको क्लास को ध्यान से देखना है, आप नोट्स बना ले ताकि आपको सारे पात्र एक जगह मिले। हमारे 13 पात्र, 13 उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए हैं और आज की क्लास से 5 नंबर पंक के, क्योंकि उपन्यास के प्रकाशन वर्ष, किस उपन्यास को किस लेखक ने लिखा, किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं, जोड़ी से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा पात्रों के क्रम से जमाने के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आपके सारे आज 5 प्रश्न लगभग इस क्लास से मिलेंगे, क्योंकि आपने यूजीसी ने एमपी सेट, अगर आप चाहते हो कि मैं एमपी सेट 2024 का पेपर आपको सोल्व कराऊं हिंदी साहित्य का और 2022 का पूरा डिटेल से चारों क्वेश्चन ऑप्शन के पोस्टमार्टम करके, यानी चारों ऑप्शन भी मैं बताऊंगी किस यूनिट से कौन सा प्रश्न पूछा गया है, वो सारे प्रश्नों के डिटेल विश्लेषण करके अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको मुझे कमेंट करना होगा। अगर आपकी मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा मुझे, तो मैं आपको पेपर करवाऊंगी, नहीं तो फिर कोई समस्या नहीं है। आप वैसे भी ज्यादा समझदार हो तो आप खुद कर सकते हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि 2024 का मेरा खुद का पेपर था एमपी सेट का, उसमें पात्र से लगभग हर यूनिट से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। और आपको यकीन ना होता पुराने प्रश्न उठाकर देखें, और यूजीसी नेट में भी पात्रों से लेकर 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष से पूछे जाते हैं, लेखक से पूछे जाते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से जमाइए। तो आप ये सभी टॉपिक में आज की क्लास में आपके कंप्लीट करवा दूंगी, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आप याद करना चाहते हो तो और मैंने आपको नाटक करवा दिए, 14 नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। वो 14 नाटकों को मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है, प्रकाशन वर्ष और उनके लेखक, 14 नाटकों के पात्र बताइए, नाटक के कितने अंक है, किस नाटक के वो भी बताइए, और कौन सा नाटक किससे संबंधित है वो भी बताया है। तो जिन विद्यार्थियों ने नाटक वाली क्लास अभी तक नहीं देखी हो वो चैनल पर जाकर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी जानकारी चैनल पर मिल सके। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पेपर 1 भी मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपके दोनों सब्जेक्ट की तैयारी मैं खुद अपने चैनल पर करवा रही हूँ। तो पेपर 1 भी आप पढ़िए और पेपर 2 भी मुझसे पढ़िए, ताकि आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में सेट और नेट क्वालिफाई कर सके। अब उपन्यास पढ़ाने से पहले मैं आपको उपन्यास के लेखक, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, 13 उपन्यास का एक बार पढ़ा देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं। यह आपके 13 उपन्यास जो आपके रचनाओं में आपके सिलेबस में दिया है। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, प्रकाशन वर्ष है 1870, लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा। परीक्षा घर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1882,
श्री लाला श्रीनिवास दास। पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर जैसे मैंने नाटक आपको ट्रिक से याद करवाए हैं वैसे मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगी, पर आपको शांति से पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना। अगर आप सीरियस हो, एग्जाम क्वालिफाई करना तो नहीं हो तो आपकी इच्छा, बस मेरा एक ये है कि मैं आपको बता सकूं। गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936, लेखक है प्रेमचंद्र। शेखर जीवनी का प्रकाशन वर्ष है 1940 से 41, लेखक है इसके अज्ञेय। बाणभट्टी की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए मैं पढ़ा रही हूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कितने उपन्यास और कौन कौन से उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे तैयारी करोगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कौन कौन सी टेक्स्ट रचनाएं लगी हुई हैं, कितने उपन्यास, कितने नाटक, कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितनी अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, उनके लेखक कौन है, उनके प्रकाशन वर्ष क्या है। सबसे पहला बेसिक तो आपका यही तैयार होना चाहिए, तो ही आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1954, लेखक है इसके फणीश्वर नाथ रेणु। झूठा सत्य उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1958 से 1960, लेखक है यशपाल। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968, श्रीलाल शुक्ल। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष है 1971, मनु भंडारी। मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष है 1971, अमृतलाल नागर। धरती धरना अपना का प्रकाशन वर्ष है 1971, जगदीश चंद्र गुप्त। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973, लेखक इसके भीष्म साहनी। अगला है जिंदगी नामा 1979 और लेखक इसके कृष्णा सोबती। अब मैं ट्रिक से सारे आपको लेखक याद करवा देती हूँ। अब आपको पता चल गया कि आपके कौन कौन से 13 उपन्यास आपको पढ़ने हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये मैंने ऐसे याद कर, देखो कितनी सारी रचनाएं, आप कितना याद रखोगे। तो आप, ये मेरा सुझाव है, आप चाहो तो आपके इस अनुसार याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला उपन्यास आपको ऐसे क्रम से लिखना है। ये प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा कि निम्नलिखित उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से जमाइए। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते, इसलिए मैंने बिल्कुल क्रम से आपके सारे उपन्यास लिख दिए ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। पहला है देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा। आप कैसे याद रखोगे? देवरानी जेठानी दोनों एक घर में रहती है, तो इनका विवाह कौन करवाता है? पंडित जी ने विवाह करवाया, तभी देवरानी जेठानी बनी, तो पंडित गौरीदत्त। तो इसे याद रखना, पंडित गौरीदत्त ने देवरानी जेठानियों का विवाह करवाया था, है ना, इसे आप याद रख सकते हो। फिर परीक्षा गुरु, तो लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा, अगर आप परीक्षा अच्छे तरीके से पास करोगे तो आपको एक निवास स्थान मिल जाएगा। अगर आप परीक्षा में अच्छे से पास करोगे तो आपको एक निवास मिलेगा। परीक्षा में पास करने के बाद से बहुत सारे रहते ना कि तू अच्छे नंबर से पास करेगा, मम्मी पापा बोलते तुझे ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, तो अगर तुम स्टेट की परीक्षा पास कर लोगे तो तुम्हें एक निवास स्थान रहने को मिल जाएगा, है ना। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। गोदान का प्रेमचंद, वैसे ये सभी विद्यार्थियों को याद ही होगा क्योंकि गोदान उपन्यास आपने पहले भी स्कूल में पढ़ा होगा। वो ज्यादातर प्रेमचंद्र के उपन्यासों का नाम याद रहता है। तो कैसे याद है कि गोदान है कि गो का दान करना, तो गोदान प्रेम से कीजिए। आपको करना हो तो गाय का दान प्रेम से कीजिए, तो गोदान प्रेमचंद्र। फिर शेखर एक जीवनी अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये अज्ञेय का पूरा नाम है। क्या नाम है अज्ञेय का पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अब शेखर एक जीवनी, तो आज्ञा दीजिए मैं मेरा जीवन जीने जा रहा हूं, है ना। तो अज्ञेय से आप याद रख सकते हो आज्ञा, और शेखर एक जीवनी, तो एक जीवन आज्ञा से, आपकी आज्ञा से मैं अपना जीवन जीने जा रहा हूं, है ना। अब बाणभट्टी की आत्मकथा किसे याद रखोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने हजारों आत्मकथाएं पढ़ी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैंने हजारों बाण देखे, ऐसे याद रख लो कि हजारों मैंने बाण देखे हैं या हजारों आत्मकथाएं मैंने पढ़ी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। कैसे याद रखोगे आंचल? तो हे नाथ कृपा कीजिए कि मेरे आंचल में कोई दाग ना लगे, से याद रख सकते हो आप कि नाथ आप मुझ पर दया कीजिए, आप मेरी कृपा बरसाइए कि मेरे आंचल पे कोई दाग ना लगे। तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। मैं बस मैंने किसे याद रखा बता रही हूँ बाप।
मैंने ऐसे पढ़ा रही हूँ मैं कि जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ रहा होगा और उसे पहली बार वो रचनाएं, टेक्स्ट रचनाएं याद कर रहा होगा तो आसानी से याद कर सकते करें। मैं एक सुझाव दे रही हूँ कि आप भी ऐसे किसी भी चीज से जोड़कर याद रख सकते हो। अब झूठा सच यशपाल, तू अब यश बोलते ना तुझे यश नहीं मिलेगा तो तू झूठ मत बोल, सच बोल तो तुझे यश मिलेगा, है ना। तेरे यश मिलेगा, तुझे कीर्ति मिलेगी संसार में। तो झूठा सच यानी कि यश मिलना। तो झूठा सच उपन्यास किसका? यशपाल का। तो सच बोल, झूठ मत बोल, सच बोल, तुझे यश मिलेगा। फिर राग दरबारी श्री लाल शुक्ल, तो राग दरबारी को कैसे याद रखोगे आप? लाल दरबार में आए हैं तो क्या याद रखोगे? लाल जी दरबार में आए हैं से याद रख सकते हो कि लाल जी दरबार में आए हैं। तो श्री लाल शुक्ल, जैसे अपने घर में बच्चे ने बोले लाला इधर आजा, तो लाला दरबार में आई है। आपका बंटी मनु भंडारी, तो आप कैसे याद रख सकते हो? बंटी, आपका बंटी बहुत भंडारे में जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। आपका बंटी, तो जैसे पड़ोस में कोई बंटी ऐसे नाम याद रख सकते हैं कि आपके पड़ोस में कोई बंटी रहता है तो आप बोल रहे हैं कि आपका बंटी तो बहुत भंडारे में जाता है खाना खाने के लिए, तो आपका बंटी मनु भंडारी। मानस का हंस अमृतलाल नागर, कैसे याद रख सकते हो? मानस का हंस, तो हंस बोलते हैं ना कि हंस चुन चुन के मोती चुनता है, तो लाल अमृत, तो अमृत भी हंसों को ही मिलेगा, तभी हंस ने मोती चुने। तो हंस की तरह बनो और अमृत चुनो, है ना, बोलते ना हंस की तरह बनो, बगलू की तरह बनो। तो अमृत से, हंस से हम अमृत लाल नागर याद रख सकते। धरती धन अपना जगदीश चंद्र, अब जगत होता है, जगदीश से हम जगत याद रख सकते। तो धरती धन अपना, ये पूरा जगत मेरा नहीं है, ना धरती ना धन अपना, ये पूरा जगत मेरा नहीं है, जैसे याद रख सकते हो कि धरती धन अपना जगदीश चंद्र गुप्त। तमस विश्वसानी, तमस उसमें साहस है, क्यों? तमाम साहस मैंने कर ली, तमस से तमाम याद रख सकते हो कि तमाम साहस मैंने कर लिए, तो तमस से विश्वसानी। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, तो ये प्रभु श्री कृष्ण मेरी पूरी जिंदगी मैंने आपके नाम कर दी है। श्री कृष्ण मुरली मनोहर, हे कृष्ण जी पूरी जिंदगी मैंने आपके नाम कर दी है, तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। तो मैंने बहुत आसान तरीके से चारों उपन्यास, वो चारों उपन्यास के लेखक आपको याद करवा दिए। अगर आप ऐसे ही याद कर सको तो अच्छा है, पर मैं कैसे याद करें वो मैंने आपको बताया। आप कुछ और भी लॉजिक लगा सकते हो। और प्रकाशन वर्ष तो देखो आपको लिख के याद करना होगा। आप दिन में एक बार, ऐसा रखो कि दिन में एक बार आपको सारी टेक्स्ट रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी है उन्हें एक बार पढ़ना है, प्रकाशन वर्ष और लेखक के साथ, तो आपको याद रह जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं डेली एक बार 10 मिनट लगेंगे सारी रचनाओं को पढ़ने में आपको, और याद हो जाएंगी। अब हम हमारे सारे उपन्यास के पात्र पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी भी हो जाता, आपको घबराना, क्योंकि एक ही क्लास में मैं आपका पूरा सारा कंटेंट कंप्लीट करवाऊंगी, समझाऊंगी, याद भी करवाऊंगी। देखो हिंदी साहित्य सब पढ़ा रही है, मैं कोई ऐसी नहीं बोल रही, पर कोई याद करवाने की आपको कोई गारंटी नहीं लेना है। पढ़ा के वो चले जाते हैं, पर मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ और याद भी करवा रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले आपको जाना है मेरे चैनल पर और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको आपके लिए क्या उपयोगी चीजें चैनल पे मैं पहले आपको बता दूं। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जो नेट के विद्यार्थियों, सेट के विद्यार्थियों की लगी हुई सबसे बड़ी यूनिट कही जाती है। तो इस यूनिट के लिए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला शुरू करी है, जिसमें 5 क्लासें हमारी हो गई हैं। तो अगर आप ये क्लासें देखते हो तो यूनिट 2 आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। आपके यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। 80% लगभग 90% आपका सारा इन क्लासों से हो जाएगा यूनिट 2 के लिए। यूनिट 1 थ्योरी मैंने मेरे चैनल पर पढ़ाई है, आप जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से यूनिट 1 की थ्योरी पढ़ाई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो आपको यहाँ से हर यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको 10 में से मैंने इतना पढ़ाया है, यहाँ पर लगभग पूरी यूनिट नहीं पढ़ाई है, सिर्फ 14 क्लासों में मैंने पढ़ाई थी। तो अगर आप ये क्लासें देखते हो तो 10 प्रश्न में से आपके
105 प्रश्न आपको मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया ही नहीं है, आपको याद भी कराया भी ठीक से। तो आप एक बार जाकर मेरी क्लासें देखिए थ्योरी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा यूट्यूब पर हिंदी साहित्य को लेकर, तो मैं आपकी थ्योरी क्लासें पर लेकर आती रहूंगी समय समय पर, और मैं जितना होगा यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊंगी। पर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मुझे मेरे तरह अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, और पेपर 1 भी मेरे चैनल पे पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पूरी 10 यूनिट, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है, तीसरी यूनिट चल रही है। मैंने ऐसे पढ़ाया है आपको कि जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के थे पेपर 1 को लेकर डर बना रहता था, वो सारा डर आपका पेपर 1 को लेकर खत्म हो गया है। तो अगर आप मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ऐसे 1 मिनट पीडीएफ में ओपन कर लेती हूँ पहले, कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है। 1 मिनट पीडीएफ पर ओपन हो जाए। तो आपको क्या करना है कि चैनल पर जाना है और आपको पेपर 1 की सारी क्लासें देखनी है। अब अगर आप मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ते हो तो देखो, पेपर 1 में ऐसे पढ़ा रही हूं कि आपके 35, मेरे गारंटी कि 35 से 40 प्रश्न आप कर आ जाओगे अगर आप मुझसे पढ़ो तो। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, डेली क्लासें लेनी होगी, नोट्स बनाने होंगे। 35 नंबर अगर आप पेपर 1 में लेकर आ जाते हो और इधर अगर आपने 70 प्रश्न सही कर दिए तो आपके यहाँ 105 प्रश्न हो गए। 105 प्रश्न यानी कि आप सोच लीजिए 210 नंबर एमपी सेट और अगर यूजीसी नेट दोनों में अगर आपके आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका नेट भी हो जाएगा और आपका सेट भी हो जाएगा, और आपका नेट में जीआरएफ भी हो जाएगा अगर आप 210 से 215 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हो, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। तो इसीलिए आपका फायदा है कि पेपर 1 और पेपर 2 आप मुझसे पढ़े, मेरी थ्योरी क्लासेस देखिए यूनिट 1 की, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं करवाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सेट 2024 और 2022 का पेपर सोल्व करवाओ कि कैसे मैंने सेट का पेपर दिया, 2024 का मेरा खुद का पेपर, कैसे मैंने उस पेपर को करा, किस हिसाब से मैंने प्रश्न लगाए, क्या क्या मैंने सावधानियां रखी, तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ही आपके 1 से 2 नंबर तो वीडियो देखने से ही सही हो जाएंगे। और हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं तो नेट के विद्यार्थियों के सिलेबस भी सेम है, तो आप दोनों के लिए पेपर बहुत हेल्पफुल रहेगा। पर अगर आपके कमेंट आते हैं ज्यादा से ज्यादा तो ही मैं पेपर आपको सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, आपके भले के लिए ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कठिनाइयां मैंने करी वो कठिनाइयां ना आपको फेस करनी पड़े। कोर्स बहुत महंगा मिल रहा है मार्केट में, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़े। बस अगर एक विद्यार्थी का भी मेरी वजह से नेट क्वालिफाई हो गया, पेपर 1 में अच्छे नंबर आ गए, तो मेरी ये क्लासें सार्थक हो जाएगी। बस मैंने इसी उद्देश्य से पढ़ाना शुरू किया है। अब पहला उपन्यास है हमारा देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा। देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की पंडित जी ने शादी करवाई। तो क्योंकि दोनों गोरी थी इसलिए पंडित जी ने इनकी शादी करवा दी। तो इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1870। अब हिंदी के प्रथम उपन्यास में मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। इसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरतों को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। आपको पता चल गया उपन्यास के बारे में कि उपन्यास पढ़ी लिखी औरतों का समाज में क्या आवश्यकता है ये बताता है, तथा एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़ स्त्री के भेद गुण और दोषों के बारे में इस उपन्यास में बताया गया। बहुत अच्छा उपन्यास है, आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वहां पे एक देवरानी और जेठानी रहती है, दोनों का अलग अलग रोल रहता है, पात्र रहते हैं। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इतना डिटेल में अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, जो अपना टॉपिक है अपन आज उसी की चर्चा करते हैं। इसके मुख्य पात्र, तो इसमें पहला पात्र लाला सर्वसुख लाल, परिवार का मुखिया होता है ये। तो परिवार का मुखिया कौन होता है? लाला सर्वसुख लाल। लाला दौलत राम ये बड़ा बेटा होता है। लाला छोटे लाल छोटा बेटा होता है।
पार्वती बड़ी बेटी होती है, सुखदेई छोटी बेटी होती है जो देवनागरी की पढ़ाती है बच्चों को। ये आप जब पढ़ोगे उपन्यास तो आपको वहां मिलेगा। दौलतराम की पत्नी जेठानी अनपढ़ होती है और छोटे लाल की पत्नी देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार होती है। इसमें बहुत सारे अंधविश्वासों कुरीतियों का भी छोटे लाल की पत्नी देवरानी ने इसने आनंदी नाम रहता है। क्या नाम रहता है देवरानी का? आनंदी नाम रहता है। ये जब आप उपन्यास पढ़ोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। क्या है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1882। देखो ऐसे आपको हर उपन्यास के प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए कि आपके सामने कोई उपन्यास का नाम बोले तो झट से आपके सामने प्रकाशन वर्ष आ जाना चाहिए। तो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। इसके लेखक के लाला श्रीनिवास दास। कैसे याद करवाया मैंने? सेट की एग्जाम या नेट की एग्जाम आप पास करोगे तो आपको एक निवास रहने को मिलेगा। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कितनी बार पूछ लिया गया है ये प्रश्न कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी व साहूकार लाला मदनलाल की है, जिसने अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है और अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। तो मेरे एमपी सेट में प्रश्न पूछा गया था पात्र से संबंधित के लाला मदन मोहन और ब्रजकिशोर से कि किस उपन्यास के पात्र है। अगर आप चाहो मैं पेपर सोल्व कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि मुख्य पात्र क्या है। ये पूछा गया था परीक्षा गुरु नाटक का मुख्य पात्र क्या है, तो इसका मुख्य पात्र क्या है? लाला मदन मोहन इस नाटक का मुख्य पात्र। ये प्रश्न मेरे 2024 एमपी सेट में पूछा गया था। इसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो लाला मदन मोहन अमीर किंतु गलत संगति में फंसा हुआ मुख्य पात्र है और इसकी पत्नी का नाम क्या है? कामिनी। लाला ब्रजकिशोर समझदार अच्छा स्थान है, पेशे से वकील होता है। आपको याद रखना है कि मदन मोहन ब्रजकिशोर क्या है? वकील है और ये क्या है? व्यापारी है, अमीर व्यापारी का बेटा है और दिल्ली के रईस व्यापारी का इसमें चित्रण किया गया है। पत्नी इसकी प्रियमवंदा इसकी पत्नी होती है। मुंशी चुन्नीलाल मास्टर शंभुदयाल और बाबूलाल इसके चापलूस दोस्त होते। किसके? मदन मोहन के। यह चापलूस दोस्त है ना। ये जब आप पढ़ोगे उपन्यास वहां आप सभी को विस्तार से इनके चरित्र के चित्रण को पढ़ोगे। अगला है गोदान उपन्यास। मेरा बहुत फेवरेट उपन्यास है, मुझे बहुत अच्छा लगा गोदान उपन्यास क्योंकि इसने मेरी एक अलग तरीके से समाज को देखने की धारणा मेरी परिवर्तन करी है। आप पढ़िए और इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है गोदान। अगर आपके पास समय हो तो आप मूवी भी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। वहां से आपको पूरा उपन्यास भी याद हो जाएगा। बहुत पुरानी है। जो चाचा चौधरी में जो चाचा थे ना, चाचा चौधरी नाटक अगर किसी ने देखा होगा तो जिसमें चाचा चौधरी का जिसने रोल किया था उसी ने इसमें होरी का रोल किया है इस मूवी में। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? गोदान उपन्यास का 1936। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास। आप कैसे याद रखना है? प्रेम से गो का दान कीजिए, है ना। पूरा गोदान इसी उपन्यास पर बना हुआ ना। जब अंतिम समय में होरी मर जाता है तब उसकी पत्नी धनिया को साहूकार कहते हैं कि आप ये मर गए तो कुछ दान कीजिए। तो उसके बाद पैसे नहीं रहते हैं, वह सूत बेच के अपने पति होरी के लिए गो का दान करती है। इसी नाम पर इस उपन्यास का नाम प्रेमचंद जी ने गोदान रखा। तो सबके फेवरेट लेखक प्रेमचंद्र जी होते हैं, मेरे भी, क्योंकि इनकी बहुत सारी कहानियां उपन्यास बहुत अच्छे इन्होंने लिखे हैं जो शिक्षा प्रति और जीवन को देखने का हमारा नजरिया परिवर्तन कर देते। इसका प्रकाशन वर्ष 1936। प्रेमचंद्र जी का अंतिम और पुण्य उपन्यास होने के साथ साथ ही हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। तो ये आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद्र जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? गोदान उपन्यास।
और एक महानतम उपन्यास माना जाता है, तब भी इसे नेट और सेट के सिलेबस में रखा गया है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा गया है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, पूछा जाएगा कि प्रेमचंद जी की किस रचना को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह प्रश्न नेट की एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो गोदान उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा गया है। मुख्य पात्र तो होरी केंद्रीय पात्र, इसी के ऊपर पूरा उपन्यास लिखा गया है। बहुत अच्छा इंसान होता है ये, और इसका हमेशा फायदा उठाते हैं गांव के लोग। होरी केंद्रीय पात्र गरीब किसान होता है। धनिया जो इसकी पत्नी होती है, होरी की पत्नी, और जुझारू पात्र, ये बहुत समझदार जुझारू पात्र है इस उपन्यास की। गोबर होरी का पुत्र, मुझे नालायक ही लगा ये पुत्र इस नाटक में, इस उपन्यास में मुझे पसंद नहीं आया है गोबर। सोना और रूपा होरी की पुत्रियां होती है। पंडित दातादीन महाजन होता है, जो बहुत घटिया इंसान होता है। ये मेरे तरफ जो मैं सोच रही हूँ पात्रों के बारे में, जो मैंने पढ़ा है, शायद आप इन पात्रों को देखने का नजरिया आपका अलग हो, पर मैंने जो इस उपन्यास को पढ़ा, जितना समझा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि पंडित दातादीन महाजन होता है। पंडित मातादीन दातादीन का पुत्र होता है। दुलारी संवाइन, यह होरी की सेटिंग होती है, यानी होरी इसे पसंद करता है। पहले होरी से इसके अच्छे संबंध थे, पहले प्रेम संबंध। तो दुलारी संवाइन, पटेश्वरी लाल, ये जब आप मूवी देखोगे, मूवी में बहुत अच्छे से दुलारी संवाइन का और होरी का चित्रण उस मूवी में बताया गया है, इसलिए मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पटेश्वरी लाल और झिंगुरी सिंह, जुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया और शोभा, ये सभी होरी का जो भाई होता है उसकी पत्नी और उनकी बेटी होती है। राय साहब और उसकी बेटी मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र, आपको याद रखना है कि डॉक्टर मेहता किस सब्जेक्ट में विद्वान था, दर्शन शास्त्र का विद्वान प्रोफेसर था। पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि, और गोदान उपन्यास से तो हर शिफ्ट में प्रश्न और हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3, तो पूछ लिया जाएगा कि जो गोदान उपन्यास का पात्र मेहता है वह किस विषय में प्रोफेसर है, तो दर्शन शास्त्र में वह प्रोफेसर है। मिस मालती आधुनिक स्त्री और डॉक्टर है। मिस मालती सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना मिल मालिक और बैंकर है। गोविंदी खन्ना की पत्नी तथा आदर्श भारतीय स्त्री संपादक ओंकारनाथ, मिस्टर तन्ना और मिर्जा खुर्शीद। इसके बाद हालांकि आपको पात्र वाली वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी, पर मैं बहुत अच्छे से आपको उपन्यास भी समझा रही हूँ और पात्रों के बारे में समझा रही। गोदान उपन्यास के बहुत सारे पात्र है, ढेरों पात्र है, पर मैं वो पात्र पढ़ा रही हूँ जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञानी से लिखा है, तो आज्ञा दीजिए एक जीवन जीने के लिए, मैंने इसे ट्रिक से आपको याद करवाए। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1940-41 दोनों इसके प्रकाशन वर्ष मिलते हैं। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं कि उस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। ये उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, किंतु साथ ही साथ अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है और परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटी पर कसता चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति की स्वयं की खोज का प्रतीक है। तो शेखर एक जीवनी एक चर्चित विवादित उपन्यास है जिसमें अज्ञे की जीवनी भी कहा जाता है। आप पढ़ोगे तो शेखर नामक पात्र के बारे में पूरा इसमें चित्रण किया गया। हमें अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ने और ये एक समाज के प्रति ईमानदार होने की
संघर्षपूर्ण यात्राएं। शेखर के माध्यम से बालपन पर लड़ने वाले काम आम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। आपको आईएमपी लगा लीजिए कितनी बार नेट में प्रश्न पूछा गया है और इस बार सेट में प्रश्न पूछा जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि एमपी सेट 2025 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी के 4 खंडों को क्रम से लगाइए, या पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भाग शेखर एक जीवनी का नहीं है। तो आपको 4 खंड क्रम से याद होने चाहिए। पहला है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परीक्षा परिस्थिति। जो चीजें मैं बता रही हूँ, अगर प्रश्न पूछा गया तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगी इस पेज का और फिर आपको बताऊंगी मैं कि देखो मैंने पढ़ाया था और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, ऐसे ही मैंने प्रथम प्रयास में क्वालिफाई नहीं, मैंने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कम मटेरियल पढ़ा था जहां से प्रश्न पूछे जाते। यूट्यूब पे हिंदी साहित्य ढेरों पढ़ा रही है, इतना सारा कंटेंट पढ़ रहा है कि विद्यार्थी घबरा गया कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको याद होना चाहिए। मैं वही चीजें पढ़ाऊंगी जहां से प्रश्न आपके बनेंगे। तो आपको मुझसे जुड़े रहना है जब तक आपका सेट नेट क्वालिफाई नहीं हो जाता है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोर अवस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है और उपन्यास में रोमानेला के जो क्रिस्तोफ का प्रभाव स्टार लगा लीजिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। पूर्वदीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक शैली, यानी जैसे अपने भूतकाल के बारे में चित्रण किया गया है, फिर भविष्य की वर्णन किया गया है, फिर भूतकाल के एक भाग का चित्रण किया गया है, फिर भविष्य के एक भाग का चित्रण किया गया है। तो मैं ना ही आपको पात्र पढ़ा रही हूँ, साथ में उपन्यास भी, थोड़े बहुत उपन्यास के बारे में भी जानकारी आपको दे रही हूँ। मुख्य पात्र शेखर, कथा का नायक, विद्रोही स्वभाव। शशि मेरी बहन उपन्यास की नायिका। शेखर की माँ सरस्वती, शेखर की बहन, शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु, है ना। तो पूछ लिया जाएगा शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु कौन है शेखर उपन्यास में, तो सरस्वती है। फिर है शारदा, शेखर शारदा के प्रति आकर्षित है। शांति 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। आईएमपी लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी नाटक में पात्र शांति की उम्र क्या है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, अपने पुराने प्रश्न पत्र देखे होंगे। तो 18 से 19 वर्ष उम्र हो रही, तपेदिक की बीमारी से पीड़ित है। फिर अगला उपन्यास है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है ना। तो मैंने क्या बोला, हजार मैंने बाण देखे, ये हजारों आत्मकथाएं मैंने मेरे जीवन में देखी हैं। फिर बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास में कथानक के इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। ये उपन्यास हर्षचरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ की उपजीव्य बनाकर लिखा गया है ना। तो ये हर्षचरित्र उपन्यास के ऊपर, हर्षचरित्र उपन्यास के संस्कृत उपन्यास के ऊपर उपजीवित बनाकर इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। इसके मुख्य पात्र बाणभट्ट उपन्यास का मुख्य पात्र है, जिसमें निपुणिका और भट्टनी प्रेम करती है। फिर निपुणिका भट्टनी की सेविका है। भट्टनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है। महामाया महारानी राजश्री की मौसी है। अन्य पात्र में चारुस्मिता, आचार्य पाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार, कृष्णवर्धन, सुचारित और वीरतिव्रज इसके पात्र है। तो आपको इन पात्रों के नाम याद रखने हैं कि बाणभट्ट उपन्यास के कौन कौन से पात्र, डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये नाथ कृपा कीजिए मेरा आंचल मेला ना हो, ये याद करवाने की मैंने ट्रिक बताई थी। प्रकाशन वर्ष क्या बताया था मैंने इसका, 1954 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की
विस्तृत सामग्री कथाएं। तो मेरे एमपी सेट 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि मेरी मेला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है, तो मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया। यही प्रश्न मेरे पूछा गया था, आप पहले पेपर को उठाकर देख लेना, है ना। स्टार लगा लीजिए कि पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का विस्तृत सामग्री की कथा को प्रकार इस प्रकार कही गई है कि अंचली नायक बन गया है। इससे उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं है। यह कहा गया है कि नाटक का जो उद्देश्य है इसमें घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं है। इसमें अंचल की सुंदरता, कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। तो फणीश्वरनाथ रेणु को महिला आंचल उपन्यास लिखने के कारण इन्हें आंचलिक उपन्यासकार की भी संज्ञा दी गई है फणीश्वरनाथ रेणु को। तो आपसे पूछा जाए कि आंचलिक उपन्यासकार कहा गया है, किसे कहा गया है? फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार भी कहा गया है। अब इसके मुख्य पात्र, इसमें कुल 256 पात्र हैं, वो सिर्फ हम मुख्य पात्रों को पढ़ेंगे। डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, बलदेव, देहराव, लक्ष्मी, तहसीलदार, विश्वनाथ। 252 256 पढ़ना भी हमारे लिए इतना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। अब झूठा सच उपन्यास है किसका? यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है झूठा सच का? इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 और 59 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? 1958, शायद 1958, 60 इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। यह यशपाल का उपन्यास है। तो मैंने क्या बोला था कि सच बोलेगा तो ही तुझे यश मिलेगा, झूठ मत बोल। तो इसे याद रख सकते हो कि झूठा सच उपन्यास किसका? यशपाल का। अब इसके मुख्य पात्र, तारा मध्यम वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज्यादा झेलती है। जयदेव पुरी मध्यम वर्ग प्रतिनिधि पात्र, विभाजन के कारण परिवार से अलगाव, आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक होते हुए भी विधायक व कई कमेटियों का मेजबान बनता है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की, जयदेव से प्रेम विवाह, फिर संबंध विच्छेद। उसके बाद है गौण पात्र, असद, लाहौर के कॉमरेड युवा, शीला राम ज्वाला की पुत्री, डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह हुआ हो, पंडित गिरधारी लाल नया हिंद पब्लिक के मालिक, महेंद्र मेयर वकील, कर्मचंद्र कशिश पेरोकार पत्रिका के संचालक, दोलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है ना। रतन सीसो का प्रेमी, गोस मोहम्मद प्रकाशक, देखिए कितने सारे पात्र इसके। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्डर के मंत्री, मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड के मंत्री, मेहर दंगे में भटकी तारा का साथी। फिर है नब्बू, तारा से बलात्कार करने वाला। हाफिज इनायत अली, नब्बू के मोहल्ले के हाफिज। विश्वनाथ सूद, पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता का मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उर्मिला पुरी की पूर्व स्त्री, तो पुरी की पूर्व स्त्री है और पुरी की तरफ आकर्षित।
कितने सारे पात्र देखो इस उपन्यास में। बंटी तारा के विभाजन के दौरान मिली संगीनी, एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पात्र, प्रसाद कांग्रेस का नेता, अग्रवाल साहब दिल्ली के बड़े व्यापारी, तारा को मानने वाला, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र नरोत्तम, मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र मिस्टर रावत, सचिव गृह मंत्रालय, पीएस गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा निरंजन चड्डा, मर्सी का प्रेमी, माथुर पुराना दोस्त, जया पुरी और तारा की बच्ची सीता, तारा के मोहल्ले की लड़की, पूरण देही सीता की मां, डॉक्टर श्यामा डॉक्टर और कांग्रेस की लीडर। तो ये सारे आपके झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। अब पात्र है ना। फिर अगला है हमारा मानस का हंस, अमृतलाल नागर। क्या है? मानस का हंस उपन्यास है, अमृतलाल नागर। इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? 1971। तो हंस अमृत पिता, ऐसे याद रख सकते हो। तो मानस अमृतलाल नागर या किसी नगर का नाम हंस है तो मानस नागर, या फिर मानस नागर किसी का सरनेम भी हो सकता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अमृतलाल नागर है, इसका प्रकाशन वर्ष 1971। अब क्या कहा गया इसके बारे में? भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रमाणित जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। तो आपसे पूछा जाएगा मानस के अंश उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? स्वामी तुलसीदास जी के जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक ने रामभोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, इससे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उसके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभरकर सामने आता है। उपन्यास में तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। अब हम इस उपन्यास के पात्र पढ़ते हैं। इसके पात्र तुलसीदास केंद्रीय पात्र है ना, तुलसीदास जी के ऊपर लिखा गया। तो केंद्रीय पात्र बचपन का नाम ही है रामभोला। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामभोला से लेकर तुलसीदास जी के प्रौढ़ावस्था तक की चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु और अभिभावक। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री तुलसी की पत्नी रत्नावली। शेष सनातन तुलसी के गुरु। टोडर जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भरत तुलसी के मित्र एवं भक्त हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले। तारापति तुलसी का पुत्र। रामकली तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य। बेदेही बल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी के ईर्ष्या करने वाले लोग तथा मेना कहारी, बकरीदी कक्का, ये सब मानस के अंश उपन्यास के पात्र तो आपको याद करने। अगला है तमस उपन्यास, भीष्म साहनी। क्या है तमस उपन्यास? क्या है इसके उपन्यास? भीष्म साहनी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। हमारा 9वां उपन्यास चल रहा है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन किया गया है। तो एमपी सेट में पूछा गया था यह प्रश्न कि किस उपन्यास में सांप्रदायिक दंगे का वर्णन किया गया है, तो तमस उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास 2 खंडों में है। पहले वतन और देश का भविष्य। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में गांव के उपन्यास की परिधि को कागज आपको याद रखना है। तमस उपन्यास के 2 खंड हैं। उपन्यास का आरंभ नत्थु चमार द्वारा सुअर मरने की घटना से होता है।
तो आईएमपी पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाएगा कि उपन्यास की शुरुआत, उपन्यास के 4-5 पॉइंट दे दिएंगे और कहा जाएगा इनको क्रम से जमाइए उपन्यास की कथा वस्तु के अनुसार। तो आपको याद रखना है कि उपन्यास का आरंभ नत्थु चमार द्वारा सुअर के मरने की घटना से शुरू होता है। मुराद अली कांग्रेस सरकार का चमचा होता है, वह नत्थु चमार को 5 रुपये देकर एक सुअर मारता है। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 रुपए देकर सुअर को मरवाया जाता है। सुअर की सुपारी कितने रुपए में दी जाती है? 5 रुपए में। उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा दिया जाता है। इस घटना में मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय मार दी जाती। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाते हैं और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड से इसे स्वीकार नहीं करता है। तो इस उपन्यास में ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को भड़काया जाता है अपने अपने धर्मों को लेकर, और इन धर्मों को, जैसे आजकल भी ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे लोग लड़ाने के लिए यही करते हैं, और मस्जिद के सामने सुअर को फेंक दिया जाता है मार के, जिससे मुसलमान भड़क जाते हैं तो वह गाय को मार देते हैं। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते हैं और पूरी का उपन्यास इसी पर आधारित है। पात्र नत्थु निम्न वर्गीय पात्र जाति से चमार होता है, भोला व सीधा आदमी होता है। मुराद अली अंग्रेजियों का दलील, खलल चरित्र, सुअर, षड्यंत्र का रचयिता। अंत में रिलीफ कमेटी की 20 में लाउड स्पीकर पकड़े और शांति की अपील भी मुराद अली करता है। फिर है बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी सदस्य कार्यकर्ता, कामचोर स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ा, कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जरनेल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक विक्षिप्त ईमानदार व्यक्ति, शंकरलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी, देवराज कांग्रेस का कार्यकर्ता, रिचर्ड्स अंग्रेजी अफसर, शहर का डिप्टी कमिश्नर, लीजा रिचर्ड्स की पत्नी, वानप्रस्थी धार्मिक संप्रदाय उन्मादक धर्मगुरु, प्रधान जी उर्फ लाला श्री लक्ष्मण राय, शहर का बड़ा व्यापारी, वानप्रस्थ जी का चेला, रणवीर दानवीर प्रधान जी का लक्ष्मी नारायण का 15 वर्षीय पुत्र, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है, और यह युवक समाज का नेता होता है। जिस उपन्यास में पात्र की जन्म तारीख दी गई वो आपको याद करनी, क्योंकि पूछ लिया जाता है। सीता की उम्र पूछ ली गई थी एक बार, तो ऐसे उम्र पूछ ली जाती है किस नाटक की, भले पात्र गौण होगा, मुख्य पात्र नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर अब जैसे मुख्य पात्र तो हर बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में नेट की एग्जाम होती है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। तो अब मुख्य पात्र ना पूछकर गौण पात्रों से प्रश्न पूछे जाने लगे, और उन गौण पात्रों में भी उनकी जो खास कोई विशेषता रहती है, उनकी वो संबंधित या कुछ कार्य किया हो या कोई कला करते हो या उनकी उम्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देवव्रत मास्टर, हयायत बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता, मौलादात शाहनवाज, फिर रघुनाथ मिल्खी, देवदत्त, इब्राहिम इफरोज, इंद्रा, इसकी 12 वर्ष आयु दी गई है, 12 वर्ष का लड़का है इंद्र, रणवीर का साथी है, तो आपको उम्र याद रखनी है। हरमान सिंह बंतो, गुरुद्वारा सैयदपुर का, जहां सिख हथियार इकट्ठे किए जाते थे, तो आपको याद रखना है। तेजा सिंह जी शेख गुलाब रसुल्लू का ऊंचा, ये तो आने जैसा नहीं है। सोहन सिंह मिर्दाद, राजू, अल्लाह रखा, ये तो आप उपन्यास पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या पात्र की क्या भूमिका उस उपन्यास में। प्रकाशो याद रखना है, कितनी बार प्रकाशो से पूछ लिया गया है कि प्रकाशो पात्र किस उपन्यास का है, तो किस उपन्यास का है पात्र है ये। बलदेव जी के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता के भटकती हुई युवा ब्राह्मणी, जिसे उसने गांव का ही अल्लाह रखा
अपवाह कर लेता है। तो आपको याद रखना है प्रकाशों के बारे में। अगला है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। क्या है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का प्रकाशन वर्ष क्या था इसका? राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या बताया था मैंने? 1968 प्रकाशन वर्ष है राग दरबारी का। ट्रिक क्या करवाई थी याद करवाने की? लाला जी दरबार में आई है। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसे पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। इसमें शिवपालगंज नामक गांव का स्वतंत्र भारतीय शिवपालगंज गांव का उल्लेख इसमें राग दरबारी में यूजीसी नेट जून 2025 मेरी शिफ्ट में पूछा गया था कि शिवपालगंज गांव किस उपन्यास में आता है? तो राग दरबारी उपन्यास में आता है। और ये तो फेवरेट है, वैसे यूजीसी का पूछ लिया ही जाता है। स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि को पोल खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक को रोक देने का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था व व्यक्ति के व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशावत, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंचता है। मुख्य पात्र में बेदजी शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है ना। तो मेरे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं, तो वेदजी पात्र से पूछा गया था कौन सा पात्र उपन्यास का नहीं है, किस उपन्यास के बारे में पूछा गया था सर? सेट में पूछा गया था। तो वेदजी पात्र किसका है? राग दरबारी का पात्र है। तो फिर रंगनाथ मुनि आपको याद रखना है, वेदजी का भांजा है, शहर में रहता है, इतिहास में एमए कर रहा, आपको याद रखना है। मैंने बोला ना कि पात्र की कोई विशेषता हो तो आपको याद रखने, तो पूछ लिया जाएगा कि राग दरबारी का पात्र रंगनाथ किस विषय में एमए कर रहा था? तो इतिहास में वह एमए कर रहा था। वेदजी का भांजा था रंगनाथ। फिर उपन बाबू वेदजी का छोटा बेटा, कई सालों से 10वीं में और खुद को छात्र नेता कहता है। गयादीन की बेटी बेला से प्यार करता है। बद्री पहलवान वेदजी का बड़ा बेटा है, पहलवानी करता है। तो छोटा बेटा क्या है? रुपन बाबू, और बड़ा बेटा है बद्री पहलवान। जो 10वीं में फेल होता कौन है? रुपन बाबू, और बेला से प्यार करता है और आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। वही बेला जो रुपन बाबू की प्रेमिका, इसके छोटे भाई। के अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। सचिन या मंगलदास वेदजी की सभा में भांग पीसने का काम करता है। आगे चलकर गांव सभा का प्रधान बन जाता है। गयादीन बनिए का काम करता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक है। तो आपको याद रखना है कि मास्टर मोतीराम किस विषय के अध्यापक थे? इंटर कॉलेज में विज्ञान विषय के अध्यापक। देखो मैं आपको ऐसे पात्र के नाम ही नहीं पढ़ा रही, मैं चाहती तो पात्र के नाम सिर्फ लिख के आपको बता देती, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है ना। आप उपन्यास पढ़ो, आप कहानी पढ़ो, आप नाटक पढ़ो, तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें याद रखनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए आपको ध्यान से क्लास को देखना है। खन्ना, मास्टर खन्ना इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर है ना। तो ये किसके मास्टर है? इतिहास के मास्टर है और ये विज्ञान के मास्टर है। फिर इंटर कॉलेज के अध्यापक गुजबाजी के अग्रणी नेता। फिर ये बेला गयादीन की एकमात्र लड़की रूपन और बेला प्रेम में चर्चित शिवपालगंज में चर्चित हो जाते हैं। फिर अगला है हमारा लंगड़, एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ाकर चलता है। अगला है राधेलाल, झूठी गवाही देने की परंपरा और कभी कभी न उभरने वाला गवाह। फिर है जोगनाथ, शराबी और वेदजी का आदमी। तो आप देखिए मैंने जितने भी पात्र आपको बता रही हूँ सभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेट का पेपर सोल्व कर रहा हूँ तो आपको मुझे कमेंट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही मैं पेपर आपको करवाऊंगी और बहुत अच्छे से करवाऊंगी। चारों ऑप्शन भी मैं डिटेल से आपको वहां पे पढ़ाऊंगी।
मैं ये भी बताऊंगी कि इस यूनिट से प्रश्न पूछा गया है और आने वाले समय में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। अगर आप सीरियस हो हिंदी साहित्य से नेट सेट करना तो आप मुझे बता सकते हो। जिंदगी नामा कृष्ण सोबती, तो कैसे याद कराया था मैंने, हे प्रभु श्री कृष्ण आपके नाम मैंने मेरी जिंदगी कर दिए। तो जिंदगी नामा उपन्यास किसका है, कृष्ण सोबती का प्रकाशन वर्ष 1979 का प्रकाशन वर्ष है। कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को अंकनों की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी में सजाए रहती है। अब इसके पात्र हम देखते हैं। शाहजी जमींदार, साहनी हिंदू परिवार में सहिष्णु महिला, काशी शाह शाहजी का छोटा भाई, बिंद्रादई काशी शाह की पत्नी, लाली शाह शाहजी का पुत्र, सलाम अली राबिया लाली शाह के पालन पोषण करने के लिए। और कौन कौन से पात्र इनके, नजीर, मेहर अली, करतार अली, दिलबाग, चुन्नी, नेसी, रेमा चौधरी, फतेह अली और मोहम्मुद्दीन पात्रे जिंदगी नामा उपन्यास के। अगला है आपका बंटी उपन्यास, किसका है, मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। तो मैंने कैसे याद रखना है, आपके पड़ोस में कोई बंटी रहता है तो आपने बोला होगा कि आंटी जी आपका बंटी तो बहुत भंडारे में जाता है, मैंने देखा है उसे, आप खाना नहीं देते हो क्या घर पे। तो अब इसे याद रख सकते हो कि आपका बंटी मनु भंडारी 1971 है ना। अब हम इसके पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र बंटी केंद्रीय पात्र है। शकुन और अजय का बेटा है। शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। जोशी शकुन का दूसरे पति है। वकील है। टीटू बंटी का दोस्त है। और आमी, जैसे आप उपन्यास पढ़े तो जिस उपन्यास में पति पत्नी दिए हुए हैं जैसे शकुन और अजय, तो एमपी सेट में जो मेरा पेपर हुआ था 2024 का, उसमें पति पत्नियों के जोड़े दिए गए थे और ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पति पत्नी नहीं है। तो अजय, मीरा अजय और शकुन को दिया हुआ था एक ऑप्शन, तो वहां पर 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन गलत था। तो मैंने आसानी से कर लिया, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन पति पत्नी है, कोई भाई बहन है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है ना। तो ये सब आपको पात्र पढ़ते समय याद रखना है। तो शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता, यानी कि दोनों पति पत्नी थे, और मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। डॉक्टर जोशी शकुन का दूसरा पति है, इन दोनों ने दूसरी शादी कर ली। वकील चाचा टीटू बंटी का दोस्त है। ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट 2025 दिसंबर, शायद दिसंबर, मेरे को याद नहीं रहा शिफ्ट, पर पूछा गया था कि बंटी टीटू किस उपन्यास का पात्र है। तो टीटू बंटी उपन्यास, आपका बंटी उपन्यास का पात्र है, ये बंटी का दोस्त है। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा, ज्योत डॉक्टर जोशी की बेटी, प्रमीला जोशी का मृत पति, चीनू मीरा का बेटा है ना, फीकू शकुन के घर की नौकरानी और कुन्नी शर्मा साहब की लड़की। शायद प्रश्न पूछा गया था कि आपके बंटी उपन्यास में कौन से बाल पात्र नहीं है। तो कौन कौन से बाल पात्र इसमें, बंटी है, टीटू है, और एक चीनू है, और एक कुन्नी। शायद ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने पुराने प्रश्न पत्र पढ़े थे, वहां पे प्रश्न पूछा गया था। तो 3 ऑप्शन इनमें से थे, एक ऑप्शन अलग था। तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से बाल पात्र किस उपन्यास में दिए गए हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ, आप मेरी थ्योरी क्लासेस जाकर देखिए। यूनिट 1 को आपको यकीन होगा कि मैंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं है, मैंने याद भी कराया है उसी यूनिट में। धरती धन अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है। तो मैंने कहा था ये हमारा लास्ट उपन्यास है ना, 12 उपन्यास हमने पढ़ ली है। तो जगत धरती धन अपना
सारे जगत में रहते हैं। तो सारा जगत मेरा है, धरती धन अपने जगत मेरा है ना। तो धरती धन अपना किसने लिखा था? जगदीश चंद्र ने 1972 में प्रकाशन वर्ष। ये उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ावा गांव को स्टार लगा दीजिए। कितनी बार यूजीसी नेट में प्रश्न पूछ लिया गया है कि धरती धन अपना उपन्यास में किस गांव का चित्रण हुआ है? तो घोड़ेवा गांव का चित्रण हुआ है। दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ था। इस उपन्यास में केंद्र में काली तथा ज्ञानों की प्रेम कहाता है। यह पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किसी तरह हरिजनों का शोषण होता है तथा इसे दर्शकों की कोशिश की गई है कि उपन्यास का आरंभ काली व हरिजन जाति से की है। इसमें 6 वर्ष के बाद कानपुर शहर में घोड़ावा लौटता है। तो जो लेखक है वह 6 वर्ष बाद घोड़ावा लौटता है। फिर इसमें मृत्यु, नंदसी का बार बार धर्म परिवर्तन, संत परंपरा का धार्मिक पाखंड, दंभ, काली और ज्ञानों के प्रेम संघर्ष, पूंजीवादियों द्वारा चमार जाति के लोगों, तो इसमें याद रखना होगा चमार जाति का जिक्र आया है ना। पंडित पद प्रताड़ित करना, अर्थात इसमें वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा ये उपन्यास मेरी स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न नेट में जो मेरा जून वाला पेपर हुआ था 2025 में प्रश्न पूछा गया था। यह लाइन दी गई थी कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मृति स्मृतियों और उनके दामन में छिपी हुई अदम्य वेदना की उपज है। तो यह कथन किस उपन्यास में कहा गया है? तो यह कथन किस उपन्यास में कहा गया है? यह उपन्यास किस उपन्यास में कहा गया है? यह धरती धन अपना उपन्यास में कहा गया है। लेखक ने उपन्यास मिस आनंद सोमा आनंद की को समर्पित किया। स्टार लगा लीजिए। कितनी बार नेट में पूछा गया है कि धरती धन अपना नाटक लेखक ने किसे समर्पित किया है? सोमा आनंद को समर्पित किया है। तो जब आप कोई भी कहानी नाटक पढ़ो तो आपको उनकी भूमिकाएं पढ़नी है। भूमिकाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य पात्र काली केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है। प्रताप जी काली की चाची है। जस्सो ज्ञानों की माँ है। मंगू ज्ञानों का भाई है। चौधरी हरमान सिंह चौधरी साहब गांव के। फिर है सज्जू साहब साहूकार, बिशन दास डॉक्टर, निहाली काली की पड़ोसी ताई, जीतू माँ जीतू काली का दोस्त, प्रीतो पड़ोस की चाची, निक्कू प्रीतो का पति, मुंशी शिवराम गांव का मास्टर, पंडित संतराम, बंतु, सिद्धू, अमरू, दीनू, लज्जो, हरदेव, नाहर सिंह, नंदसी, पालो, ठाकरी, संत सिंह। तो मैंने आपके 13 ही नाटक करवा दिए और 13 ही नाटक के पात्र पढ़ा दिए। 13 ही नाटक को समझा दिया। उनकी कथा वस्तु क्या है, क्या उनमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी बता दिए मैंने। तो आपको क्लास कैसी लगी आपको बताना है। एक बार और मैं रिवीजन करवा देती हूँ। तो देवरानी जेठानी की कहानी 1971 पंडित गौरीदत्त, परीक्षा गुरु 1982 लाला श्रीनिवास दास, गोदान 1936 प्रेमचंद्र, शेखर एक जीवनी 1940-41 अज्ञेय, बाणभट्टी की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु, झूठा सच 1956-58 से 60 यशपाल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी मनु भंडारी 1971, मानस कांच 1971 अमृतलाल नागर, धरती धन अपना 1971 जगदीश चंद्र, तमस 1973 भीष्म साहनी, जिंदगी नामा 1990 कृष्णा सोबती। तो आपको ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे आपको क्रम से लिखना है। लेखक, उपन्यास और उसके प्रकाशन ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको क्लास कैसी लगी बताना है। और नाटक वाली यूनिट भी मैंने आपको करा दी है। तो जिसने नाटक वाली क्लास नहीं देखी थी वो नाटक वाली क्लास जाकर देखे, ताकि वहां मैंने सिर्फ आपको नाटक के पात्र ही नहीं पढ़ाए हैं,
नाटक के प्रकाशन वर्ष, वहां पे मैंने नाटक के लेखक आपको याद करवाए, ट्रिक से प्रकाशन वर्ष बताया है, क्रम से नाटक लिखवाए हैं। वहां पर मैंने सभी नाटक के जो अंक है वो बताए कि कौन सा नाटक कितने अंक में विभाजित है, किस नाटक की क्या विशेषता है और कौन सा नाटक किस उद्देश्य से लिखा गया है। अब आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, तो अगर आज मुझसे हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो तो मैं थ्योरी क्लासेस आपकी मेरे चैनल पर चल रही है, आप जाकर देखिए। यूनिट 1 मैंने डाली है 14 क्लासें, उसके बाद मैं आपको यूनिट 2 की क्वेश्चन सीरीज करवा रहे हो, तो आप देखिए आपके वहां से क्वेश्चन 100% मिलेगी, आपको क्लासें लेनी है, क्योंकि उसमें मेरे जितने भी परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्र पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को मैं डिटेल से पढ़ा रही हूँ। साथ ही मैं पेपर 1 की तैयारी में करवा रही हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप मुझसे पढ़कर मेरी तरह प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और सेट क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारा बड़ा सिलेबस है, पर डरना नहीं है, आपको है ना कचरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है। मैंने बहुत कम और सिलेक्टेड मैटर में मटेरियल ही पढ़ा, तभी मैंने एग्जाम क्वालिफाई करी है ना। तो आपको सोचना होगा कि आपको किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, पर क्या पढ़ना है वो क्या जरूरी है आपको याद होना चाहिए। तब अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सेट का पेपर सोल्व करवाऊं तो आप मुझे बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताएं। आपसे मैं कुछ नहीं बोलती, बस आप वीडियो को लाइक करें तो मुझे अच्छा लगेगा है ना। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है। और अब मिलेंगे अगली क्लास में, आपको क्लास कैसी लगी आप बताएं। धन्यवाद, राधे राधे।